अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई सनसनीखेज भी है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हजारों फीट की बुलंदी के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की झील है। ये झील को हिमालय के पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इस खूबसूरत झील का नाम रूपकुंड है और अब मामला ये है कि ये झील जितनी ज्यादा खूबसूरत है इतनी ही ज्यादा पुरस्कार और डरावनी भी। रिसेंट टाइम में इस झील में से 800 इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झील जिस जगह के ऊपर मौजूद है वहाँ पर तो इंसान बसते ही नहीं। इंसानों का झील की तरफ आना जाना इतना आसान नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इंसानी ढांचे किन लोगों के हैं। सर्दियों में तो ये झील मुकम्मल तौर पर बर्फ में जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये झील लोगों के सामने लेकर आती है अपना पुरस्कार और डरावना चेहरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूपकुंड झील की इंतहाई पुरस्कार और डरावनी उस हकीकत के बारे में कि 800 इंसानी ढांचे जो इस झील से बरामद हुए हैं, आखिर इन 800 लोगों को कैसे मारा गया, ये लोग इस झील तक कैसे पहुंचे थे। ये तमाम फैक्ट्स और इसके अलावा ढेर सारी बातें जो इस झील के हवाले से जुड़ी हैं आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं। ये साल था 1942 का, जब रूपकुंड झील का पुरस्कार और डरावना चेहरा पहली मर्तबा लोगों के सामने आया। एक फॉरेस्ट गाइड इस झील के करीब से गुजरा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा कि इसके पैर वहीं के वहीं जम गए। उसने न सिर्फ झील के पानियों में बेशुमार इंसानी हड्डियां देखी, बल्कि झील के इर्द गिर्द मौजूद बर्फ के ऊपर भी कई इंसानी ढांचे मौजूद थे। कुछ इंसानी हड्डियों के साथ तो गोश्त तक इंटैक्ट था। अब यहाँ पर उस गाइड के जहन में 100 तरह के सवालात उठना शुरू हो गए कि ये तमाम लोग कौन हैं, ये कैसे मरे, इनकी हड्डियां यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये वही सवालात हैं जो इस वक्त आप लोगों के जहन में भी हैं। अब इस झील के बारे में एक कहानी भी मशहूर है कि पुराने वक्तों में एक राजा अपनी बीवी के साथ इस झील की सैर को आया। उन जमानों में ये बात मशहूर थी कि ये झील नंदी देवी जो हिंदू मत की एक गाइडेस है उनके इन्फ्लुएंस में है और ये एक मुतबरक या फिर मुबारक जगह है। राजा अपनी बीवी को तो लेकर आ गया, लेकिन उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अब हुआ यूं कि राजा और रानी का खेमा लगाया गया इस झील के किनारे। रक्सो सुरूर की महफिलें चली, कुछ इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वहाँ हरकत भी की गयी और कहा जाता है कि नंदा देवी ये तमाम हरकत देखकर गुस्से में आ गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसी रात राजा की रानी ने बच्चे को भी उसी जगह पर जन्म दिया। दोस्तों, इस कहानी को माना जाए तो राजा की बीवी रानी ने एक पाक जगह को नापाक कर दिया और ये सब देखकर नंदा देवी का गुस्सा तेज हो गया था और कहा जाता है कि नंदा देवी ने गुस्से में आकर उन तमाम लोगों के ऊपर अपना अजाब भेजा और ये अजाब था एक बर्फीले तूफान की सूरत में। राजा, उसकी बीवी और उसके तमाम लश्कर जो कि उस वक्त रूपकुंड झील के किनारे मौजूद थे, वो सब के सब इस बर्फानी तूफान की वजह से बर्फ के नीचे दब गए। जैसे जैसे साल गुजरते गए बर्फ थोड़ी पिघलती चली गई तो इन तमाम लोगों की बॉडी डिकम्पोज होकर रूपकुंड झील के पानी में जा गिरी। दोस्तों, ये कहानी इस इलाके के अंदर काफी ज्यादा मशहूर है, खास तौर पे हिंदुओं के अंदर ये कहानी काफी ज्यादा मशहूर है और बताया जा रहा है कि 12 साल बाद रूपकुंड झील के किनारे के ऊपर एक मजहबी इज्तिमा भी होता है। ये मजहबी इज्तिमा इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जाता है। खैर, ये तो वो एक कहानी है जो कि हिंदू मजहब में बयान की जाती है, लेकिन जब फॉरेस्ट गाइड ने इतनी बड़ी तादाद में इंसानी ढांचों को देखा तो उसने फौरन पीछे हटकर अपनी कंपनी को इतला दी। ये वो जमाना था कि जब बड़े सगीर पर ब्रिटिश राज चल रहा था। उस गार्ड को ये लगा कि शायद ये तमाम इंसानी ढांचे जापानीज फौजियों के हैं। उसे लगा कि शायद इस जापानी फौजियों ने इंडिया पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इस झील के किनारे मारे गए किसी न किसी वजह से। दोस्तों, उसके बाद गार्ड्स की तलाक के बाद 300 रिसर्चर्स की एक टीम उस झील किनारे पहुंची और उन लोगों ने डग आउट करके तकरीबन इंसानी ढांचों को साइड पर किया और उन इंसानी ढांचों पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये इंसानी ढांचे जापानीज सोल्जर्स या फौजियों के नहीं हैं, क्योंकि ये इंसानी ढांचे काफी ज्यादा पुराने थे। इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने जब इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद लोगों से इस झील के बारे में और झील से मिलने वाले इंसानी ढांचों के बारे में पूछा तो तब वो कहानी सामने आई जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। इन्वेस्टिगेटर्स का इस कहानी पर यकीन उस वक्त मजीद पुख्ता हो गया जब उन इंसानी ढांचों के करीब से जेवरात भी मिले और कुछ तलवारें भी। यहाँ ये बात कंफर्म हो गई कि ये इंसानी ढांचे 700 साल पुराने हैं। इसके अलावा उन इंसानी ढांचों के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि झील के किनारे पर मौजूद ये तमाम लोग किसी एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक का शिकार हो गए थे या फिर इन सारे लोगों ने मिलकर कोई वर्चुअल खुदकुशी की थी।
नाज़रीन, उसके बाद 1943 का विंटर आया और ये पूरी झील बर्फ से मुकम्मल तौर पर ढक गई। अब एक तरफ झील मुकम्मल तौर पर बर्फ बन चुकी थी, जबकि दूसरी जानिब सेकेंड वर्ल्ड वार भी अपने उरूज पर थी। 1955 तक इस झील का मामला मुकम्मल तौर पर दब गया। 1955 में जब इस झील की बर्फ पिघली तो 1942 वाला फॉरेस्ट गार्ड उसकी तमाम इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक मरतबा फिर झील किनारों पर पहुंच गई, क्योंकि उन्हें इस झील का राज जानना था। चुनांचे जब वो 1955 में दोबारा उस झील पर पहुंचे तो उस मरतबा झील का नजारा काफी हद तक बदल चुका था। झील के पानियों में मौजूद इंसानी हड्डियां अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी थीं। इर्द गिर्द की बर्फ में मौजूद इंसानी ढांचे भी आगे पीछे हो चुके थे। इस मरतबा उन तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना 1942 की निस्बत काफी ज्यादा मुश्किल था। बेहद मेहनत करके उस टीम ने कुछ हड्डियों को कलेक्ट किया और उन्हें एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया ताकि उस पर एडवांस किस्म की रिसर्च की जाए। जैसे जैसे साल गुजरते गए, साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और इंसान के हाथों में जब कार्बन डेटिंग का इल्म आ गया। अब जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये हड्डियां तकरीबन 800 साल पुरानी हैं। कार्बन डेटिंग ने एक मरतबा फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि उस इलाके में मौजूद इस झील के बारे में जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर थी, वही सारे मामले की असल स्टोरी या कहानी हो सकती है। इस रिसर्च से ये भी पता चला कि ये इंसानी ढांचे सिर्फ मर्दों के नहीं हैं, यानी कि ये किसी आर्मी के नहीं। इन इंसानी ढांचों में औरतों के भी ढांचे थे और बच्चों के भी। इसके अलावा इन इंसानी ढांचों के इर्द गिर्द किसी भी किस्म का कोई हथियार नहीं मिला। अब तो ये हो ही नहीं सकता कि एक आर्मी किसी जगह हमला करे और उस आर्मी के पास किसी भी किस्म का कोई हथियार सिरे से मौजूद ही ना हो। इसके अलावा मजीद रिसर्च में ये बात भी पता चली कि एक नहीं बल्कि कई इंसानी खोपड़ियां ऐसी थीं जो कि मुकम्मल इंटैक्ट हालत में थीं। उन इंसानी खोपड़ियों के अंदर किसी भी किस्म की कोई बर्फ मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जिनकी ये इंसानी खोपड़ियां थी वो किसी बर्फानी तूफान का शिकार नहीं हुए थे और लोगों की मौत बर्फ के अंदर दब जाने की वजह से नहीं हुई थी। 1978 में इस झील का रुख किया विलियम सैक्स ने। विलियम बनारस यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने कुछ दोस्तों को पकड़ा और एक टूरिस्ट गाइड को हायर किया और इस झील किनारे पहुंच गए। विलियम और उसके क्लासमेट्स जब उस झील किनारे पहुंचे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा धुंध या इतनी ज्यादा फूग हो गई थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अब ये लोग एक दूसरे को देख तो सकते नहीं थे, सो मारे डर के वो वहाँ से भाग खड़े हुए। नाज़रीन, सन 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक पूरी टीम इस झील किनारे पहुंची। ये टीम फुली वेल इक्विप्ड होकर रूपकुंड झील का राज जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर पहुंची। झील से कुछ फासले पर उन लोगों ने अपने टेंट लगाए और अपना काम शुरू कर दिया। उन लोगों के हाथ कॉपर की बनी हुई कुछ अंगूठियां और शीशे के बने हुए कुछ आइटम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एक अदद नेजा हथियार के तौर पे उन्हें मिला जो इस झील के किनारे के ऊपर डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा एक पत्थर के नीचे से उन लोगों को कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली जिनके ऊपर गोश्त इन टेप था। उस गोश्त की और उन हड्डियों की जब कार्बन डेटिंग की गई तब भी यही बात सामने आई कि यह हड्डियां और गोश्त 800 साल पुराना है। मजीद उनको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बात सामने आई कि ये तमाम तर लोग दो ग्रुप्स में तकसीम थे। एक थे ब्राह्मण जो सबसे अपर क्लास थी और दूसरा ग्रुप था उन ब्राह्मणों के नौकरों का। ये सब देखकर लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये तमाम इंसानी स्केल्टस इन लोगों के हैं जो कि रूपकुंड झील की तरफ यात्रा करने यानी अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए यहाँ पर आते थे और उन सब की यहाँ पर मौत हो गई। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस झील के किनारे के ऊपर मजहबी रसूमात 15वीं सदी ईस्वी में स्टार्ट की गई थी और ये तमाम तर इंसानी ढांचे ये उससे कई सौ साल पुराने थे। झील किनारे मिलने वाली इंसानी हड्डियों के ऊपर जब मजीद एडवांस किस्म की रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये इंसानी ढांचे उन लोगों के हैं जो इस झील के ऊपर 3 मुख्तलिफ टाइम्स या अदवार में आए थे। पता चला कि इंसानी ढांचों में से कुछ साल पुराने ढांचे भी हैं। एक और मिस्ट्री जो कि इंसानी ढांचों की कार्बन डेटिंग और इन इंसानी ढांचों पर रिसर्च के बाद हमारे सामने आती है वो ये है कि इंसानी ढांचों में से कुछ ढांचे ग्रीस यानी कि यूनान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान जो कि ग्रीस में पैदा हुआ हो, ग्रीस में पला बड़ा हो, वो हिमालय के पहाड़ों के बीच में मौजूद एक झील की तरफ क्यों आया? अगर ये मान भी लिया जाए कि वो हिंदू था तो भी वो ग्रीस से उठकर इस झील की तरफ ही यात्रा करने क्यों आया? अब दोस्तों मामला ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम तर तरक्की एक तरफ, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक उस झील के पानियों में से और इसके इर्द गिर्द मौजूद बर्फ में से मिलने वाले इंसानी ढांचों के बारे में कोई भी हतमी फैसला करने से आरी है या इसमें फेल हो चुका है। ये 800 इंसानी ढांचे किन लोगों के हैं, वो इस झील की तरफ क्या करने गए थे, उन लोगों की मौत इस झील किनारे पर कैसे हुई, ये तमाम तर सवालात आज भी जूं के तूं मौजूद हैं।
नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि ये इंसानी ढांचे किन के हो सकते हैं और इनकी मौत कैसे वाक़या हुई होगी? इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।